हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने इस चैनल पे देखा ही है, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ ही चल रही है, केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आइए सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। और डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि एक टॉपिक चल रहा है टीजीटी इंग्लिश का, जिसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे यहाँ पर वो सारे डिस्कस कराए जाएंगे आप लोगों के साथ में। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी लगे डाउट है उसको क्लियर करते रहिए। आगे इसी चैनल पर आपको जो भी शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले हैं उनकी हिंदी में आपको पूरी जो है स्टोरी मिलेगी। फिर वो उनकी 4 ट्रेजिडीज़ हो या और भी जो उनके प्ले हैं उनकी भी। तो इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है, व्हाट डज रिनाइसेंस मीन्स? बर्थ, डेथ या रीबर्थ या लाइफ? तो रिनाइसेंस मीन्स होता है रीबर्थ। क्या मीन होता है रिनाइसेंस मीन्स? रिनाइसेंस मीन्स होता है रिनाइसेंस मीन्स होता है रीबर्थ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, रिनाइसेंस वाज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट। रिनाइसेंस था रीबर्थ किसका? क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट टाइम के क्लासिकल लर्निंग का रीबर्थ था रिनाइसेंस। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर होता है क्या ग्रीक का था, रोमन का था या इटालियन? तो इटली से तो रेनासेंस शुरू ही हुआ था। अब बात आती है ग्रीक और रोमन। तो ये जो ग्रीक और रोमन थे ये हमारी क्या है, ये जो है पुराने समय की हमारे जो ट्राइब्स थे वो आकर बसे थे। तो ये तीनों ही इसका ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, ग्रीक स्टडी, रोमन, ग्रीक और रोमन इटालियन ये तीनों ही आकर ट्राइब बसे थे, इसीलिए ये रेनासेंस रीबर्थ कहा जाता है क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट का। क्या कहा जाता है? क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट। थर्ड क्वेश्चन, इन विच कंट्री रेनासेंस टुक बर्थ? किस कंट्री से रेनासेंस ने जन्म लिया था? ग्रीक, रोमन, इटली या इंडिया? इंडिया से तो कहीं से ही नहीं था। और थर्ड का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो इटली। इटली से रेनासेंस ने बर्थ लिया था और फिर धीरे धीरे डे बाय डे वो स्प्रेड होता चला गया था अदर्स कंट्री में। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर? कौन सी कंट्री बनी थी सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर की? कह रहा है कौन सी कंट्री इनमें से इंडिया, ग्रीक, इंग्लैंड और इटली सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी बनी थी? तो इटली जो है जहाँ से रेनेसांस स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर बनी थी। कौन सी कंट्री थी? इटली। कौन सी कंट्री थी? इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेनेसांस मूवमेंट गिव अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ अ मैन, व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्शन? रेनेसांस मूवमेंट दिया गया था एक न्यू कॉन्सेप्शन पर। वो कॉन्सेप्शन क्या था? रीबर्थ, सोशलिज्म, लर्निंग या ह्यूमनिज्म? तो फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमनिज्म। जो रेनासेंस मूवमेंट था उसने एक नए कॉन्सेप्शन को जन्म दिया था मैन पर, और वो कॉन्सेप्शन क्या था? ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्शन था ह्यूमनिज्म। क्या था कॉन्सेप्शन? ह्यूमनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल आर्ट या क्लासिकल सोसाइटी? सिक्स का ऑप्शन जो करेक्ट होगा करेक्ट हो जाएगा क्लासिकल लिटरेचर। जो ह्यूमनिज्म अप्लाइड हुई थी रिवाइवल, वो अप्लाइड हुई थी क्लासिकल लिटरेचर पर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच मूवमेंट मार्क्स, सेवन क्वेश्चन, विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक? विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक? इनमें से कौन सा मूवमेंट मार्क किया गया है जिसमें ग्रेट चैलेंज जनरल आउटलुक में है? रिफॉर्मेशन, रेनाइसेंस, प्रोटेस्टेंट या रोमांटिक? विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक? तो सेवेंथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है हमारा रेनाइसेंस। क्या हो जाएगा? रेनाइसेंस। विच मूवमेंट मार्क ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक? रेनाइसेंस। एट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस? इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ
printing press took place? इनमें से किस कंट्री ने इन प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन की जगह ली थी? तो 8 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जर्मनी। जर्मनी में इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। किसका जन्म हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस का। किस किस कंट्री में जन्म हुआ था? जर्मनी में। किस कंट्री में जन्म हुआ था? जर्मनी में। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस? टुक प्लेस किसने लिया था? जर्मनी ने। किसने लिया था? जर्मनी ने। जर्मनी ने इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस, जर्मनी। 9th क्वेश्चन, इन रेनेसेंस मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन? रेनेसेंस मूवमेंट में किस चीज़ ने ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था अपना? प्रिंटिंग प्रेस ने, स्टीम इंजन ने, इलेक्ट्रिसिटी ने या मोटर कार ने? तो मेरे हिसाब से दिया था प्रिंटिंग प्रेस ने। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर इन्वेंशन हुआ था? किस इन विच कंट्री इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस? जर्मनी। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। क्या लग रहा है आपको, जल्दी जा रहा है या ठीक टाइम पे जा रहा है? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाया कीजिए ताकि आपको डे बाय डे जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना वो आपको टीजीटी से रिलेटेड इस चैनल पर मिलते रहें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेनेसेंस मूवमेंट विच थिंग गेव, ये तो हो गया 9th क्वेश्चन। प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रेनेसेंस का। 10th क्वेश्चन, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसेंस? किसने सबसे पहले टर्म यूज किया था और डिफाइन भी किया था? जूलियट मैकलेट। किसने डिफाइन किया था? जूल्स माइकलेट ने। जूल्स माइकलेट ने ये टर्म सबसे पहले यूज किया था और डिफाइन भी किया था, रेनेसेंस। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, दिस टर्म इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन समवन माइंड एन आइडिया that a person will associate with the past experience. It is an act of telling stories that are set in the real world. It is tragedy, mimesis, catharsis या thought. The term, एक term है, is an act of creating in someone mind an idea, जो किसी के माइंड का आइडिया भी हो सकता है या उसके माइंड में आइडिया क्रिएट हो रहा है, दैट अ पर्सन विल एसोसिएट विद द पास्ट एक्सपीरियंस, और जिसको किससे एसोसिएट किया गया होगा? पास्ट एक्सपीरियंस से। तो इन इट इज एन एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज दैट आर सेट इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में सेट किया गया होगा। तो इस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका हो जाएगा मेमिसिस। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 11 का ऑप्शन सी, मिमेसिस। मेमिसिस इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा मेमेसिस। ठीक है। एक ऐसा टर्म है ये मेमेसिस जिसमें क्या होता है, कुछ आइडिया आते हैं और फिर उसको पास्ट एक्सपीरियंस से एसोसिएट कर दिया जाता है। ठीक है। एक कुछ आइडिया माइंड में आया और उसको पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर दिया गया और फिर उस पर एक स्टोरी बनाई गई, रियल वर्ल्ड पर सेट की गई एक रियल स्टोरी, और ऐसे टर्म को कहते हैं मेमेसिस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज अ मीन्स अ मिमेसिस और इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, रिदम एंड हार्मोनी। इट इज़ क्या होगा? इमिटेशन बाय, इमिटेट किया गया है किसके द्वारा? लैंग्वेज, राइम और हार्मोनी के द्वारा। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे पोइट्री, क्योंकि राइम और हार्मोनी और लैंग्वेजेस जो होंगी वो किस में होंगी? पोइट्री में होंगी। तो 12th का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पोइट्री। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे आते हैं। ये रंजीत सिंह के ही आपके प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? इन what three way does Aristotle differentiate various art forms from one another? ठीक है। 3 वेज हैं अरिस्टोटल के डिफरेंट वेरियस आर्ट फॉर्म के एक दूसरे से कौन से हैं? पहला है मैनर ऑफ इमिटेशन, आर्टिस्ट क्राफ्ट, इरा ऑब्जेक्ट, मैनर ऑफ इमिटेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट इरा एंड आर्टिस्ट एफर्ट,
बाय द मीडियम ऑब्जेक्ट मैनर ऑफ इमिटेशन। तो 13 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी यानी बाय द मीडियम ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। बाय द मीडियम ऑब्जेक्ट और मैनर ऑफ इमिटेशन। ऑब्जेक्ट, मैनर ऑफ इमिटेशन और मीडियम, ये तीन ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। बाय द मीडियम ऑब्जेक्ट या मैनर ऑफ इमिटेशन। तो 13 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी, बाय द मीडियम ऑब्जेक्ट या मैनर ऑफ इमिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। उसको क्या बोलेंगे? एपिग्राम, एपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन एंड नन ऑफ अबव। मतलब हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं डेड की तरफ, जो टू द एब्सेंट, जो एब्सेंट होता है पर्सन, और एक ऑब्जेक्ट और आइडिया से पर्सोनिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं बताइए? पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम या एपोस्ट्रोफी। तो जब एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाए किसी को, तो वो सीधे सीधे एपोस्ट्रोफी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by word apparently। कह रहा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है when, जब रियल मीनिंग जो होती, रियल मीनिंग एग्जैक्टली द अपोजिट, जो रियल मीनिंग है उसके जस्ट अपोजिट हो, एग्जैक्टली जो कि एक्सप्रेस करता है बाय वर्ड्स अपेरेंटली, वर्ड्स को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करता है। सटायर, आयरोनी या ऑक्सीमोरन। तो मेरे हिसाब से 15 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आयरोनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आयरोनी। आयरोनी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी रियल मीनिंग जस्ट अपोजिट होगी और बहुत ही वर्ड को अपेरेंटली एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है, और ये समझी गए थे 14, जब एड्रेस किया जाएगा डायरेक्ट तो एपोस्ट्रोफी। ठीक है। 16, what of figure of speech has been used in the following lines? All the perfumes of Arabia cannot be sweetened this little hand। तो ये वाला तो सबको पता ही होगा, पहले भी पढ़ा होगा सबने, कि इसमें हाइपरबोल है, बहुत एग्जैगरेशन करके, बात को बहुत ही एग्जैगरेट करके बताया गया है इसमें। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमोटोपोइक। ओनोमोटोपोइक इनमें से कौन सा वर्ड है? तो ओनोमोटोपोइक साउंड की तरफ होता है, कैरी, बियर, फियर या बग। तो मेरे हिसाब से 17 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब साउंड नहीं है। 18 क्वेश्चन, इन पोइटिक्स, पोइटिक्स किसकी थी? अरस्तू की। किसकी थी? पोइटिक्स अरस्तू की। और रिपब्लिक किसकी थी? बताइएगा रिपब्लिक किसकी थी? पोइटिक्स थी अरस्तू की। अरस्तू सेज दैट ट्रेजेडी इन्वॉल्व द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो एंड दैट डाउनफॉल आर अफेक्टेड बाय सम एरर। ठीक है। अरस्तू कहते हैं कि उनकी ट्रेजेडी में इन्वॉल्व होता है हीरो का डाउनफॉल, और जो डाउनफॉल इफेक्ट होता है किसके द्वारा? कुछ एरर्स के द्वारा, ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो, हीरो के पार्ट पर। द एरर इज डिफाइंड एज द मिसिंग ऑफ द मार्क। इट इज कॉल्ड एनाक्रोसिस, कैथारसिस, पेरिपेटिया या हमर्शिया। तो कैथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन। ठीक है। और हमर्शिया क्या होता है? ये सारे टर्म्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताइएगा। और इसका ऑप्शन करेक्ट यही होता है, जो डाउनफॉल हीरो का होता है वो टर्म रिलेट करता है किसी हमर्शिया से, और ये सारे ही टर्म ट्रेजेडी से रिलेटेड है। एनाग्रोसिस, पेरिपेटिया, कैथारसिस और हमर्शिया। और लास्ट वाले टीजीटी में एनाग्रोसिस का एक क्वेश्चन आया था, लास्ट वाले उसमें एनाग्रोसिस का एक क्वेश्चन आया था। तो ये सारे टर्म एनाग्रोसिस, पेरिपेटिया, हमर्शिया और कैथारसिस, these 4 terms are related to
ट्रेजेडी, राइट। तो हमर्शिया क्या होता है, डाउनफॉल हीरो, या कह दीजिए एरर। एरर जो होती है वो हमर्शिया में होती है, हमर्शिया में होती है। और कैथारसिस होता है परगेशन ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट आते हैं 19, इट इज अ रिकॉग्निशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ रिकवरी, इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ और रिकवरी, इट इज द मोमेंट व्हेन द हीरो पासेस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। हमने क्या पढ़ा कि इट इज द मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट है व्हेन द हीरो पासेस फ्रॉम ignorance to knowledge, it is a sudden recognition of some fact about ourselves, it is called। तो 19 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन जो 19 का करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एनाग्नोरिसिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एनाग्नोरिसिस। तो हमने अभी 18 क्वेश्चन में पढ़ा डाउनफॉल ऑफ अ हीरो का क्या किससे रिलेटेड होगा, हमर्शिया से रिलेटेड, डाउनफॉल ऑफ अ हीरो। बट ये जो एनाग्नोरिसिस है ना, एनाग्नोरिसिस, इसमें क्या होता है, एनाग्नोरिसिस में क्या होता है, एनाग्नोरिसिस जो है उसमें उसको जो दूसरा नाम उसका है वो है, उसको कहा जाता है एनाग्नोरिसिस को रिकॉग्निशन, इट इज रिकॉग्निशन या रिकवरी। एनाग्नोरिसिस को रिकॉग्निशन या रिकवरी कहा जाता है। और ये एक ऐसा मूवमेंट होता है द हीरो पासेस फ्रॉम, एक जो हीरो पास करता है इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ। तो उस टर्म को अरस्तु ने अपने पोएटिक्स में कहा है एनाग्नोरिसिस, जो कि एक ट्रेजिडी का एक पार्ट, एक ट्रेजिडी का एक टर्म है। एक किसका टर्म है, ट्रेजिडी का। हमर्शिया हमने पढ़ा किसको कहा जाता है, डाउनफॉल ऑफ हीरो को। और एनाग्नोरिसिस रिकॉग्निशन या रिकवरी को कहा जाता है, और जो कि हीरो को कहाँ ले जाता है, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ। कहाँ से ले जाता है, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ, उसको बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस टर्म इज एक्सप्लेन एज परगेशन और प्यूरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, और इट दैट टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू अरस्तुस टर्म्स। और अरस्तु ने ये टर्म्स किसमें दिए, पोएटिक्स। उनका ये पोएटिक्स क्या था, उनका एक वर्क है अरस्तु का। ठीक है, द फेमस टर्म इज एक्सप्लेन परगेशन या प्यूरिफिकेशन, इट इज रिलीज टू बिल्ट अप इमोशनल एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड कैथारसिस। 20 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा हो जाएगा भी कैथारसिस। तो अब तक हमने 3 टर्म पढ़े, क्या पढ़े, 3 टर्म पढ़े। एनाग्नोरिसिस मीन्स रिकॉग्निशन और रिवाइवल, एंड हीरो पासेस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। डाउनफॉल ऑफ अ हीरो इट इज कॉल्ड हमर्शिया। अब आता है थर्ड टर्म परगेशन ऑफ इमोशन, इट इज कॉल्ड कैथारसिस। नेक्स्ट टर्म आता है दिस टर्म इज डिफाइंड एन रिवर्सल। रिवर्सल जो टर्म होता है वो रिलेट करता है पेरीपेटिया से। इसे रिलेट करता है पेरीपेटिया से। रिवर्सल टर्म, रिवर्सल टर्म ईदर फ्रॉम गुड टू बैड या बैड टू गुड। मतलब रिवर्सल होता है गुड टू बैड की तरफ या बैड टू गुड की तरफ। इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन। कौन सा एक्शन, टर्निंग पॉइंट है एक्शन का। व्हेन थिंग्स बिगेन टू मूव फॉरवर्ड अ कंक्लूजन। मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है एक्शन का कि जब चीज शुरू होती है और फॉरवर्ड हो जाती है किस तरफ, कंक्लूजन की तरफ। और दैट टर्म्स रिवर्सल है। ये रिवर्सल गुड और बैड भी हो सकता है और बैड और गुड की तरफ भी हो सकता है। और इसको एक टर्निंग पॉइंट, एक्शन का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। पेरीपेटिया को एक्शन का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं कि ये मूव फॉरवर्ड हो जाती है बिगिनिंग से कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, और इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं